नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित और सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। देश में एक बार फिर डर की दुकान खुली है और इस बार जरिया बना है कॉन्स्टिट्यूशन यानी इस भारत का संविधान। विपक्ष कह रहा है कि अगर अब की बार भारतीय जनता पार्टी जीत गई यानी मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा। यहां तक कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यह देश का आखिरी चुनाव हो। लालू प्रसाद यादव ने तो 2 कदम आगे बढ़कर यह धमकी तक दे डाली है कि जो भी संविधान बदलने की कोशिश करेगा देश की गरीब जनता उसकी आंख निकाल लेगी। राहुल गांधी कह ही रहे हैं कि डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है। सवाल है कि आखिर यह भ्रम कौन और क्यों फैलाया जा रहा है, क्योंकि शायद बीजेपी इकलौती पार्टी है जिसने अपने वचन पत्र घोषणा पत्र जारी करते हुए संविधान को साक्षी बनाया। तो मुद्दा है कि क्या हार से बेचैन विपक्षी दल संविधान के नाम पर झूठ, आडंबर और भ्रम फैला रहे हैं और उसकी रणनीति बनाई है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2024 की लड़ाई, संविधान की दुहाई। आज का आर पार जोरदार होगा व्यूअर्स। और झूठ फैलाते हैं संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। संविधान पर मचे सियासी बवाल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष को 2 टूक जवाब दिया है। इस पूरे बवाल की शुरुआत लालू यादव ने की थी। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। इस बीच ममता बनर्जी ने रामनवमी और दंगे को लेकर विवादित बयान दिया है। आज हमारे एक डीआईजी को भी मुर्शिदाबाद रेंज में चेंज कर दिया बीजेपी का बातों पे। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा। अगर दंगा एक भी हो हम आपको पकड़ाएगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी इलेक्शन कमीशन आप देख रहा है। उधर इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी खींचतान जारी है। इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है। इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। ये वसूली पूरा देश और दुनिया जान गई है। इसी वसूली की वजह से महंगाई है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2024 की लड़ाई, संविधान की दुहाई। तो लड़ाई 2024 के आम चुनावों की है, लेकिन दुहाई हर तरफ भारत के संविधान की है। लेकिन आइए आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण देख लेते हैं, संविधान पर विपक्ष के प्रोपेगेंडे का विश्लेषण। लालू यादव, जो भी संविधान बदलने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, देश की गरीब जनता उसकी आंख निकाल लेगी। राहुल गांधी, डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, चीफ, संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है भारत का संविधान बदलने के लिए। अरविंद केजरीवाल अब जेल में है। उस तानाशाह का एक ही विचार है, सबको खत्म करना। वो केवल मैं रहता है, मैं रहता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस चीफ, अगर मोदी सत्ता में आए तो तानाशाही होगी, लोकतंत्र नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती, ये आखिरी चुनाव हो सकता है। 2019 में भी एग्जैक्टली यही बातें की गई थी, यह आखिरी चुनाव होगा, संविधान बदला जाएगा, लेकिन हमारे सामने सब कुछ है। 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया था तब बहुत कुछ कहा गया था, यह डर की दुकान चलाई गई थी। पीएम मोदी ने किया क्या है? संविधान को सामने रखकर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है। शायद देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने यह करा है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है? क्या वोट की लड़ाई में हारे तो जनता को डराने के सहारे विपक्ष पहुंच गया है? और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सेम तरह की बातें, एग्जैक्टली सेम बातें 2019-2014 में की गई हैं।
डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद हमारे साथ है, कंचना यादव हमारे साथ है, प्रवक्ता आरजेडी की, हमारे साथ अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, रीना गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, ऐसा क्या है जो माहौल बनाया जा रहा है कि अगर आप लोग सत्ता में आए, यानी तीसरी टर्म मिलती है नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ 400 पार के साथ आ जाती है, तो संविधान बदल दिया जाएगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके कुछ नेता, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे वो अरुण गोविल हो, ये लोग ये सब बातें कर चुके हैं, चाहे ज्योति मिर्धा हो। देखिए, ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। जब 1990 में भाजपा का उत्थान शुरू हुआ तब भी हल्ला मचाया गया था। भाजपा के खिलाफ सदैव खौफ की सियासत की जाती है। याद करिए, उस जमाने में हमारी मान्यता समाप्त करने के लिए अर्जुन सिंह ने जाके रिट लगाई थी, भाजपा आएगी इन सबको खा जाएगी। हम सत्ता में आए और सबसे बेहतर शासन चलाया। फिर खौफ पैदा किया गया कि भाजपा आएगी सारी कंपनियों को भगा देगी, ये स्वदेशी वाले। फैक्ट ये हुआ, हमारी केंद्र में सरकार आई जब वाजपेयी जी की, तो हमने सेकंड स्टेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। फिर मोदी जी के लिए कहा गया आएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी। क्या हुआ? फैक्ट ऑफ द मैटर है कि सबसे बेहतर काम होना शुरू हुआ। यह कहा गया था कि राम मंदिर जिस दिन बन जाएगा मुस्लिम मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। फैक्ट क्या हुआ है? राम मंदिर बन रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हमारा मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन रहा है, सऊदी अरब हमारे साथ डील कर रहा है इकोनॉमी के लिए। G20 के बाद एक दिन रुके थे मोहम्मद बिन सलमान काम करने के लिए, और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। और जहां तक संविधान की बात है तो मैं कहना चाहता हूं अमित जी, ये सारी पार्टियां अपना संविधान तो बदल चुकी हैं। निश्चित रूप से इनके आने से देश का संविधान खतरे में है, क्योंकि इन पार्टियों में कभी भी हमारे यहां जैसे संविधान में कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह सकता। इनकी पार्टियों ने अपने क्लॉज सब बदल दिए हैं आम आदमी पार्टी के संविधान में। लेकिन सुधांशु, मेरा काउंटर पॉइंट है, मैं कहता हूं शक की जड़ कहां से आती है? सुधांशु जी आप सांसद हैं, आपका बहुत सम्मान है, लेकिन शक की जड़ कहां से आती है जब आपके प्रत्याशी मेरठ के अरुण गोविल कहते हैं, जब आपकी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा कहती है जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में आई है, तो यह तब शक होता है। जब अनंत हेगड़े कहते हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, तो शक की गुंजाइश वहां होती है। तो शक का बीज भी तो आप ही के लोग डाल रहे हैं, या फिर ये सोची समझी पॉलिटिकल रणनीति है? मैं बताता हूं अमित जी, पहले मैं अपनी पूरी बात पूरी कर लूं। तो इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने शी जिनपिंग मॉडल की तरह अपना संविधान बदल रखा है कि एक ही व्यक्ति और एक ही परिवार सदैव रहेगा। और रही बात इनकी शक की बात, तो मैं शक का भी इलाज बताता हूं। ये तो संविधान की अवहेलना कर चुके हैं। इस देश में संविधान बदला गया था कि नहीं? बोलिए। अभी सीए केंद्र से पारित कानून है, उसके खिलाफ राज्य विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करती हैं। यह संविधान के अनुरूप है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। केंद्र की एनआईए एजेंसी जाएगी और उस पर हमला होगा एक राज्य में, बंगाल में। यह संविधान की धज्जी उड़ाना है कि नहीं? प्रधानमंत्री कहेगा तो बंगाल के मुख्यमंत्री कहेंगे मैंने फोन पे बात ही नहीं की। यह संविधान की धज्जी उड़ाना है? यह बताइए। आम आदमी पार्टी के नेता जेल से सरकार चलाएंगे और कहेंगे संविधान इनके आने पे बचा रहेगा। और मैं कहना चाहता हूं, इस देश में एक बार संविधान समाप्त किया गया था, वो जो कर चुके हैं वो बताएं ना। सारे मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, आपको उठा के जेल में रखा जा सकता था, जेल में आप हमेशा के लिए रहेंगे, कोर्ट में आप जा नहीं सकते, और पुलिस को आपको कोर्ट में प्रोड्यूस ही नहीं करना है। हुआ था कि नहीं? इस देश में मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे कि नहीं? तो जो कर चुके हैं वहां कोई शक? मैं दर्शकों से पूछता हूं, कोई शक इनके वर्तमान संविधानों से देख लीजिए। 2021 मैं जवाब ले लेता हूं। मैं एक लाइन और कह दूं। जी 21वीं सदी का एक लाइन मैं कह दूं, 21वीं सदी का पहला सूरज सुधांशु जी 1 जनवरी 2001 के बाद से। जी जितनी पार्टियां बैठी बता दें अपनी पार्टी में किसी परिवार के अलावा किसी को सत्ता दी हो, तो संविधान इनके आने से खतरे में है, क्योंकि ये लोकतंत्र के नहीं, लोकतंत्र का लबादा ओढ़कर राजतंत्र चलाने वाले लोग हैं। जी मेरे साथ कंचना यादव है। कंचना यादव, लालू यादव को क्यों बोलना पड़ा कि संविधान बदलने की कोशिश करेगा देश की गरीब जनता, उनकी आंख निकाल लेगी, लेकिन संविधान तो बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने करी नहीं। प्रधानमंत्री ने तो उल्टा बोला कि संविधान है और हमेशा रहेगा, चाहे बाबा साहब भी उतर के अब नीचे आ जाए, संविधान नहीं बदला जा सकता। क्या आपको लगता नहीं है कि आप डर दिखाकर अपना गेम बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल गेम बनाना चाहते हैं? यह आरोप है बीजेपी का आपके ऊपर, आप डर की दुकान चला रहे हैं।
देखिए दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले खुद भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्तिवाद की पार्टी बनकर रह गई है। एक ही व्यक्ति का चलता है, मतलब दर्जनों नेता भारतीय जनता पार्टी के बोल चुके हैं। जो एक रील वाले राम है ना, वो भी बोल चुके हैं कि हम इसलिए हमें 400 पार दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है, लेकिन उन पर ये कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे हटा दीजिए उनको, क्यों दिया आपने उनको टिकट, क्यों लड़ा रहे हैं आप उनको, ये जानते हुए कि जो भारतीय संविधान है उसी के दायरे में इस देश का कोर्ट भी आता है, उसी के दायरे में आपका सबसे पसंदीदा जो है ना एजेंसी ईडी और सीबीआई, जिसको आप विपक्ष के पीछे छोड़ रखे हैं, वो भी भारतीय संविधान के दायरे में ही आता है। तो क्या आप ईडी, सीबीआई, कोर्ट सब कुछ खत्म करने की बात कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो पीएम मोदी के चलते नहीं, बल्कि जितने भी लोग बोले हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, सबसे माफी मंगवाइए और सबको हटाइए, सबका कैंडिडेट कैंसिल करवाइए, लेकिन नहीं करवाएंगे क्योंकि आपकी मंशा है। मंशा इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजर तक आर्टिकल लिख चुके हैं संविधान बदलने की, और आप क्या बात करते हैं? आप हम पर आरोप लगाते हैं। आप ही के दर्जनों नेता, पीएम के एडवाइजर, सब कुछ हर कोई बोल चुका है संविधान खत्म करेंगे। तो उसी संविधान से जिससे पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, सबको राइट मिलता है, तो क्या आप सबका राइट खत्म कर देना चाहते हैं? और जिस दिन आप संविधान खत्म करने की कोशिश करेंगे, जनता सड़क पर उतर आएगी। वही बात लालू जी ने कहा था, ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनको बंद करिए और बोलिए सबको माफी मांगे, आपका कोई अधिकार नहीं। अरे इनको तो यह भी नहीं मालूम होगा कि संविधान में बनाने में कितने दिन लगे थे और संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी, और इनका एक लेकिन देखिए मैं कंचना यादव आप राष्ट्रीय जनता दल की नुमाइंदगी है, आप करती हैं। 2014 में क्या कहा गया कि नरेंद्र मोदी आएगा तो संविधान बदल देगा, मुसलमानों का रहना दूभर हो जाएगा, ये कहा गया। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। 2019 में कहा गया, 2019 के अंदर का कंचना यादव जी 2019 में कहा गया ये देश का आखिरी चुनाव है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने यह बात बोली जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थी, ये देश का आखिरी चुनाव है। चुनाव हो रहा है, आप भी चुनाव लड़ रही हैं, आपको जीतने की उम्मीद है ना? इस देश में जीतने की उम्मीद है ना? मैं आपको बता रही हूँ, इस जितने भी भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, जितने भी भड़काऊ भाषण इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए गए हैं, उसका डेटा आया हुआ है। मोर देन 80% उन राज्यों से आए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये शांति की बात करते हैं। अरे मणिपुर में आग लग गया, 2 समुदाय लड़ रही थी आपस में, लेकिन कब गए? देश के गृह मंत्री कब गए? जब चुनाव आ गया। और कहते क्या है? नहीं, उससे पहले गए गृह मंत्री, 4 दिन वहां पे वो रुके। सरकार का पूरा उपाय। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। गृह मंत्री उससे पहले गए थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी इस बात को बोला था। सुधांशु त्रिवेदी, क्योंकि सुधांशु का रिप्लाई जरूरी है। सुधांशु देखिए 2015 के विधानसभा चुनाव में एक बार आरजेडी, जिसे कहें जो आरजेडी ने फैलाया कि आप लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, जो मोहन भागवत जी के शब्दों से उन्होंने निकाला, उसके बूते पर आपको एक चुनाव हरा चुकी है, इसलिए लगता है उनको कि ये सिक्का चल जाएगा। बताता हूं, ये कंचना यादव जी बता सकती हैं कितने दिन? हमसे इन्होंने अभी सवाल पूछा था ना कि संविधान कितने दिन में बना, बताइए कितने दिन में बना, बताइए मुझे संख्या। अरे 2 साल 11 महीने 18 दिन 167 बैठकें हुई थी। आपसे ज्यादा इस पर हमें जानकारी है क्योंकि हमारे लोग उसमें मौजूद थे। वो लोग जो भारत को आजाद दिलाए, भारत को आजादी दिलाए, लेकिन आपके लोग उसमें नहीं होंगे। भैया आपकी पार्टी 1990 में बनी। जवाब एक सेकंड कंचना यादव जी, अब मैं जवाब दे दूं। ओके, अब मैं बताता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने कहा संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता। और संविधान की आत्मा बदली गई 42वें संविधान संशोधन में 1976 में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड डालकर। और आपको न पता हो तो मैं बता दूं, सेकुलर वर्ड पे बहस हुई, इसको इनिशिएट करने वाले थे एचएन मुखर्जी, उस पर डिस्कशन करने वाले थे लोकनाथ मिश्रा और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो देश में माइनॉरिटी शब्द होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। मगर पंडित नेहरू का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी होना चाहिए, इसलिए सेकुलर नहीं होगा। ये बाबा साहब अंबेडकर की फाइटिंग है, इसलिए। मगर बाबा साहब ने जिसको संविधान की आत्मा कहा था, वो आत्मा को काटकर 1976 में संविधान संशोधन करके शब्द डाला गया। दर्शकों से जाके चेक कर लीजिएगा, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके जमाने में बदला गया है। संविधान की मूल भावना कुचली गई है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने आत्मा कहा। और संविधान सभा की प्रोसीडिंग जाके देख लीजिएगा,
जो सारी बातें रिजेक्ट की गई उसके साथ। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने गठबंधन किया। 28 अगस्त 1947 की संविधान सभा की स्पीच जाके देख लीजिए, जिस समय मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कहा मुसलमानों को अलग पहचान चाहिए, मुसलमानों को अलग स्थान चाहिए, मुसलमानों को अलग चुनाव चाहिए, तो सरदार पटेल ने कहा कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया है। एक रात में आपका दिल नहीं बदल गया, मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब अलग पहचान, अलग चुनाव की बात मत करो। अब ये कहो देश के साथ कैसे एक साथ रह सकते हैं। 28 अगस्त 1947 सरदार पटेल का बयान, और ये मुस्लिम लीग के नेता मिर्जा सिराजुद्दीन के द्वारा, और वो मुस्लिम लीग के साथ आज गठबंधन में आके खड़े हुए हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, संविधान की मूल भावना उड़ाने वाले लोग, जिनके राज के लिए कोर्ट ने कहा जंगल राज है, हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा जंगल राज है। जिनके जमाने में क्या बिहार की स्थिति हुई, जिन्होंने देश में संविधान की क्या स्थिति की, वो आज आकर कहते हैं, और आज जिनके लोग कहते हैं दक्षिण भारत अलग हो जाना चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए आपके इंडी गठबंधन के सहयोगी क्या कहते हैं तमिलनाडु वाले कि बिहार के लोग पूरी बेचने के लिए, बिहार वालों के लिए क्या बोलते हैं। अरे भाई क्या बताएं, इसके बाद भी शर्म नहीं आती। ये देश को तोड़ने की बात है। अब बताइए अंग्रेज, अरे शर्म तो आपको नहीं आती। अंग्रेजों के खिलाफ जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो आपके लोग माफीनामा लिख रहे थे, और जब हमारे लोग जेल में थे तब आपके लोग माफीनामा लिख के बाहर थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के कौन जेल में था, नाम बताइए। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और बंगाल में, सिंध और बंगाल में उन्होंने सरकार चलाई थी, भूल गए क्या? अरे अंग्रेजों के साथ समझौता तो आपने किया था, हमारी तो कुर्बानियां हो रही थी, और आज आप बैठकर संविधान पर ज्ञान बांट रहे हैं, और आपके लोग कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। आपका प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते। ठीक है, सुधांशु जवाब देन अजीज खान एंड रीना गुप्ता। ओके, देखिए 1 वर्सेस 3 है, मेरा निवेदन है एक एक करके। सुधांशु क्विक रिप्लाई। जोश, कंचना जी ज्यादा जोश में मत आइए। मैं आपको कह रहा हूं कि 1942 में से लेकर 1931 से 47 तक कोई आंदोलन ही नहीं हुआ, और आप संविधान की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 को जब प्रधानमंत्री बने अंतरिम सरकार के, वेवल ने शपथ दिलाई। किसकी शपथ ली थी? क्वीन की निष्ठा की शपथ ली थी, यूनियन जैक के झंडे के नीचे शपथ ली थी। ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लेने वाले लोग आज आके कहते हैं कि अरे भाई सुनिए, कंचना जी अनफेयर है, फैक्ट है। अरे भाई ये तो फैक्ट है, आप चिल्लाइए मत। अरे आप कहां थे? आपकी पार्टी 1990 में बनी है भाई। लालू यादव पार्टी बनी 1990 में, अब पता नहीं कहां 1942 का ज्ञान दे रहे भाई जी। मैं रुक करता हूं अजीज खान का। अजीज खान, संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं। बीजेपी ने तो पिछली बार भी 300 पार का नारा दिया था, तब आपने लोगों ने बोला था कि चुनाव नहीं होगा। अब चुनाव हो गया, तो चुनाव हो रहा है। 2022 में भी चुनाव हुआ, लेकिन यह बात अलग है कि आप चुनाव हार गए। अजीज खान, मैं रीना गुप्ता के पास चलता हूं। रीना गुप्ता, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक डर की दुकान है? अपने कुकर्म छुपाने के लिए ऑपोजिशन, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, अपने कुकर्म छुपाने के लिए ये सारा खेल खेल रहा है, और संविधान की दुहाई देकर अपनी हार को छुपाना चाहता है। देखिए अमीश भाई, इनके अपने नेता बोल रहे हैं, चाहे हेगड़े जी हो गए, ज्योति मिर्धा हो गई, इनके नेता बोल रहे हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। हमने तो यह नहीं बोला, इनके अपने नेता बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, चाहे सुधांशु भाई हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ये देश को या तो अतीत में लेके जाएंगे, मुगलों की बात करेंगे, आजादी से पहले की बात करेंगे, या फ्यूचर के ख्वाब दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में आपके सपने पूरे होंगे। भाई इस समय प्रेजेंट में आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो बताने के लिए तैयार नहीं है। इनसे बोलो कि नौकरियों का क्या हुआ, तो ये कहेंगे 2047 में आपको नौकरी मिलेगी। इनसे पूछो जो किसानों के लिए इन्होंने बोला था एमएसपी लाएगी, वो पूरे इनके घोषणा पत्र में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है। किसानों को 2047 लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बात बोली, जो मैं अरविंद केजरीवाल को कोट कर रहा हूं, उस तानाशाह का एक ही विचार है, सबको खत्म करना, वो केवल मैं में रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं। 30 सेकंड मैं आ रहा हूं सुधांशु जी आपके पास। देखिए अमीश भाई, हमारे संविधान में सबको समानता का अधिकार है, लेकिन ये मोदी सरकार है जो सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के हाथ पे इशारों पे नाच रही है।
आप देखिए 1% जो देश में इस समय लोग हैं वो 60%, 60% रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। सारे मोदी बड़ा बयान आ गया ममता बनर्जी का। गोमूत्र का पीने को कहेगी भारतीय जनता पार्टी, गोबर खाने को कहेगी भारतीय जनता पार्टी, लोगों के सोने का टाइम तय करेगी भारतीय जनता पार्टी। यह विवादित बयान है अपने आप के अंदर, और ममता बनर्जी के बयान पर विवाद है। और सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है, और ममता बनर्जी ने यह लाइन दी थी कि अगर रामनवमी पे दंगे होते हैं तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। सुधांशु त्रिवेदी, आप लोग गोबर खाने को कह रहे हैं, गौमूत्र पीने को बोल रहे हैं, सोने का टाइम तय करेंगे आप लोग, ये ममता जी कह रही है। मैं बता रहा हूं, देखिए हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति घृणा और अवमानना में यहां तक चले जा रहे हैं कि अनाप शनाप बोलने लगे हैं। मैं ममता बनर्जी जी से कहना चाहता हूं, देखिए वही भाषा हो गई ना जो तमिलनाडु में बोला गया था कि गोमूत्र वाले राज्यों में। वैसे मैं सबके लोगों के कंसिडरेशन के लिए बता दूं, गोमूत्र का एज पेस्टिसाइड पेटेंट है, यूएस में पेटेंट है, 2 पेटेंट है। आप जाइएगा तो पेटेंट का नंबर भी मिल जाएगा। और मैं ये भी बात बता देना चाहता हूं, सिर्फ आज से 60 साल पहले जिस जमाने में अरे भाई और गोबर पे टिके हुए हैं, अरे वो क्या टिके हुए हैं? आपकी इंडिया अलायंस की नेता कह रही है आज के युवा को नौकरी चाहिए। अरे भाई ममता बनर्जी आ रही है गोमूत्र पे खाने पर बीजेपी ने थोड़ी बोला है, बीजेपी की तरह ये गोमूत्र पे तो गोमूत्र गोबर की बात तो विपक्ष कर रहा है, ममता दीदी ने बोला गोमूत्र और गोबर की बात मत करिए, नौकरी की बात करिए। अरे भाई गोबर की बात ममता बनर्जी कर रही है। रीना गुप्ता अपनी टर्न पे, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। लेकिन गौमूत्र की बात भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं करी, गोबर की बात बीजेपी के किसी नेता ने करी, ममता दीदी ने करी है, बंगाल के मुख्यमंत्री ने करी है, दंगे की बात भी उन्होंने करी है। सुनिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, सुनिए तमिलनाडु के डीएमके के एक मंत्री ने कहा कि बीजेपी सिर्फ गोमूत्र के राज्यों में जीतती है, जब हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जीते। सुनिए रीना जी, कान खोल के सुनिए, गोमूत्र वो लाए, आज ममता बनर्जी ला रही है गोमूत्र, हम नहीं ला रहे हैं। और मैं कह रहा हूं गोमूत्र का पेटेंट भी, आप तो पढ़ी लिखी पार्टी वाली हैं, या आईआईटी का जो आपका ग्रेजुएट है इससे जाके पूछिए। अब सुनिए, अरे भाई अब आप बीच में, आप मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, हम बता रहे हैं हम क्या लाए, अभी बताते हैं। अरे भाई हम बता रहे हैं, देखिए रीना जी तो संविधान में आप स्वयं देखिए, इनकी पार्टी का संविधान, रीना जी आपके बीच में इनके लिए सुनिए मनीष सिसोदिया के लिए अलग संविधान है और केजरीवाल के लिए अलग संविधान है। ठीक उसी मामले में मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ता, उससे इस्तीफा दिलवा लेते हैं। ठीक उसी शराब घोटाले में जब केजरीवाल जेल जाते तो इस्तीफा नहीं देते। यह है संविधान को कैसे दुरुपयोग करना है, वरना मुझे जवाब दे के जाइए। अगर आपके हिसाब से यह आरोप राजनीतिक है तो क्यों मनीष सिसोदिया से रिजाइन करवाया था, क्यों सत्येंद्र जैन से रिजाइन करवाया था? आपका पंजाब का एक मिनिस्टर, आपने खुद कहा कि आरोप लगते ही उसको डिसमिस कर दिया, कौन से कोर्ट से उसके खिलाफ जजमेंट आ गया था तो किया। इसलिए यह होता है। और आज स्टार प्रचारकों में सुनीता जी क्यों है? वैसे आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, अब क्या करें। इधर कंचना जी की पार्टी के साथ जब संगत में आए हैं तो जैसे उन्होंने राबड़ी जी को बैठा दिया था, पिछड़ों दलितों की बात करने वालों को, जिस दिन सत्ता छोड़ने की बात आती है तो पिछड़ा दलित छोड़िए, अपनी जाति में एक योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है। सारा का सारा सिर्फ परिवार और सिर्फ परिवार। और अब तब अन्ना जी गुरु थे, अब लालू जी गुरु हैं, तो हो सकता आगे कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा कि कहे सिसोदिया के लिए अलग रूट और केजरीवाल के लिए अलग रूट। रीमा जी ये बताइए, केजरीवाल के लिए अलग नियम और सिसोदिया के लिए अलग नियम क्यों है? संविधान, लेकिन आपने तो अपनी आइडियोलॉजी बदल ली, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, आज भ्रष्टाचार की बात कर आपके कई नेता, एक नहीं कई नेता जेल के अंदर है, कई नेताओं को आपने खुद हटा दिया, लेकिन आप अब डिफेंड नहीं कर पा रहे उस बात को। आपने तो अपनी आइडियोलॉजी बदल ली, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बदली है, 2 साल से छापे पड़ रहे हैं, बाद बदली है। हजारों लोगों को इंटरव्यू किया है इन्होंने, एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं निकला है कहीं पे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे आप पेशे से वकील हैं, एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं निकला है तो मुझे बताइए ये लिकर पॉलिसी बुच्ची बाबू को लीक क्यों करी गई थी? रीना गुप्ता, बुच्ची बाबू को लिकर पॉलिसी लीक क्यों करी गई थी? दिल्ली की लिकर पॉलिसी तेलंगाना में के कविता के सीए को लीक क्यों करी गई थी? दिल्ली की लिकर पॉलिसी का के कविता के सीए से क्या लेना देना है? के कविता इस तरह सीबीआई की हिरासत में है, ये देश को जवाब देना पड़ेगा। जवाब दीजिए। अमीश भाई ये सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गढ़ी मनोहर कहानियां हैं।
इन्होंने मैं बिल्कुल बीजेपी के हवाले से नहीं बोल रहा। यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। नहीं रीना जी, आपने हमारे चैनल पे आरोप लगाया है कि ये बीजेपी की कहानी मैं बोल रहा हूं। बिल्कुल मैं बीजेपी की कहानी नहीं बोल रहा, बिल्कुल मैं ईडी की कहानी नहीं बोल रहा। मैं कोर्ट में जो हुआ मैं उसकी कहानी बोल रहा हूं। ये ऑनरेबल कोर्ट की प्रोसीडिंग का मामला है और आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। बुच्ची बाबू को लेकर कोर्ट में बात हुई है और आप मुझे बताइए दिल्ली की शराब पॉलिसी क्या कर रही थी तेलंगाना के अंदर, ये जवाब दीजिए। उसके पॉइंटर्स क्यों थे तेलंगाना के अंदर और क्या आपने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को टोटली फ्लिप फ्लॉप नहीं कर लिया? रीना गुप्ता 30 सेकंड। देखिए अमीश भाई, पहले तो सुधांशु जी जवाब दें कि शरद रेड्डी जिसको ये किंगपिन बोल रहे थे उससे इन्होंने 60 करोड़ रिश्वत क्यों ली? 60 करोड़ रिश्वत लेके उसको मार के पीट के इन्होंने जो चाहा उससे लिखवा लिया। मंगुंटा रेड्डी उसको एक किंगपिन बता रहे थे, उसको टिकट क्यों दिया चुनाव लड़ने के लिए? वो मोदी जी का जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जवाब देना। अजीज खान, सुधांशु त्रिवेदी जवाब थे तो ये सारे के सारे। लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। आप इस सवाल से बच रही है कि आपने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को टोटली बदला है, चुनाव में जीतने के बाद बदला है आपने लोगों को। ठीक है, जवाब सुधांशु त्रिवेदी का जवाब जरूरी है। अजीज खान भी वेट कर रहे हैं, डॉक्टर अजीज खान भी वेट कर रहे हैं। ही इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके डॉक्टर त्रिवेदी। देखिए हाई कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग में बहुत क्लियर कहा है कि केजरीवाल जी के खिलाफ मेटीरियल एविडेंस हैं और इसके आधार पर उनकी बेल खारिज की गई है। और यह ऐसे ही नहीं है, ईमेल से भेजी गई है पॉलिसी, उसके बाद फोन गायब है, 34 सिम कार्ड गायब है, फोन स्क्वैच हो गए हैं। केजरीवाल जी को अपना पासवर्ड नहीं याद आ रहा है, तो आप ऐसे बच्चा न समझिए, सब पढ़े लिखे। देखिए अच्छा चलिए, मैंने तो सीधी बात कह दी है, सुनिए ना। अरे भाई वो तो आप बात सुनिए ना, देखिए फिर बीच में बोलने लगी। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं, चलिए आपके हिसाब से सारा मामला फर्जी है, राजनीति से प्रेरित है, तो सिसोदिया से क्यों रिजाइन करवाया ये मुझे बता दीजिए। गुड पॉइंट। मतलब सिसोदिया दोषी है और केजरीवाल दूध के बोले। जवाब दे दीजिए। ओके रीना गुप्ता 10 सेकंड। मनीष सिसोदिया ने क्यों रिजाइन करा और अरविंद जी क्यों पद पर है? जवाब इसी सवाल पर रुकते हैं। अमीश भाई, क्योंकि मनीष जी के पास बहुत सारे पोर्टफोलियो थे। ये थोड़ी ना होता है कि आप एक एक करके एक नेता को जेल में डाल दो और हम रिजाइन कर दे। कहां संविधान में लिखा है बताएं सुधांशु जी मुझे। ये तो बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता है। आप कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के पास बहुत काम था और सीएम साहब के पास कोई काम नहीं है। पोर्टफोलियो नहीं था। मनीष भाई बोलने दीजिए। नहीं आप ही ने बोली ये बात, बीच में आपने बोला कि मनीष सिसोदिया के पास बहुत सारे पोर्टफोलियो थे, यानी मनीष जी के पास काम था और सीएम के पास काम नहीं है, मंत्री के पास, डिप्टी सीएम के पास सारा काम है और मुख्यमंत्री के पास काम नहीं है। उसका इस्तीफा क्यों? ओके सुधांशु आंसर इज क्लियर, लाउड एंड क्लियर। वो कह रहे पोर्टफोलियो सिसोदिया जी के पास थे इसलिए लेने पड़ गए, मुख्यमंत्री के पास कोई है नहीं। सुनिए मैं एक और बात बताता हूं, सुनिए मैं आपको बताता हूं इनकी पार्टी कहानी क्या करती है। जवाब दीजिए। देखिए वो जो फोन गायब हुए हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री, पूरा जवाब दे रहा हूं, अभी आपको बता रहा हूं ना, आप लोग कितना। अरे भाई मणिपुर का मुख्यमंत्री को इस्तीफा कब मांगा है आपने? आपने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा है। मैं चुनौती से कहता हूं एक नोटिस दिखाइए मणिपुर सरकार के खिलाफ विपक्ष का, एक नोटिस दिखाइए, 1.5 साल में नहीं किया है। यही नौटंकी करना है, मणिपुर को लेकर दिल्ली में राजनीति करनी है, मणिपुर के प्रति कोई संवेदना नहीं। दिखाइए मणिपुर सरकार के खिलाफ एक नोटिस। मणिपुर विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव दिखाइए, नहीं किया आपने। अब मैं बताना चाहता हूं अमीश जी, एक दर्शकों के लिए एक मजेदार बात बताता हूं। इनके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक किस्सा सुनाया था कि वो केजरीवाल जी से फोन पे बात कर रहे थे, अचानक फोन कट गया। उन्होंने फिर मिलाया तो पता चला कि उनके फोन में बैलेंस नहीं रह गया था केजरीवाल जी के। यानी कितने साधारण से आदमी है। अरे भाई क्या मूर्ख समझते हैं आप लोगों को, ये मुख्यमंत्री का फोन क्या प्रीपेड होता है? मतलब मुख्यमंत्री का फोन प्रीपेड होता, कट गया। और सुनिए, और जो फोन नहीं मिल रहा है वो आईफोन है। मैं दर्शकों से कहता हूं एक आईफोन रखने वाला एक आदमी बताइएगा, यानी 70-80 हजार रुपए वाला फोन रखने वाला जो प्रीपेड रखता हो और प्रीपेड उसका डिस्चार्ज हो जाता हो, मुख्यमंत्री हो, क्या कहानी सुनाते हैं। अच्छा चलिए, अच्छा लंबी कहानी नहीं, सुनिए मैं दर्शकों को बताता हूं। देखिए अजीज खान मेरे बड़े अजीज हैं, ये तो वीडियो अवेलेबल है, सुनिए। ये बात रीना गुप्ता शायद आपकी नजर में नहीं आई होगी ये बात। रीना जी ये बात भगवंत मान साहब ने एक अपने कार्यक्रम में बात बोली थी। अजीज खान को भी पता है, उन्होंने भी सुनी होगी, वो मुस्कुरा रहे हैं इस बात को सुन के। देखिए अजीज भाई भी मुस्कुरा रहे होंगे। अजीज भाई छोटा सा आपका विटनेस ले लेते हैं और खुदा को हाजिर नाजिर मान के आप सच्ची बोलेंगे। ये बात
भगवंत मान साहब ने बोली थी कि नहीं बोली थी? क्योंकि हमने तो सुनी है बोली हुई, आपने भी सुनी होगी। नहीं अमीश भाई, कौन सी बात मैं खुद समझ नहीं पाया कि कौन सी बात बोली थी। कि भगवंत मान के फोन का बैलेंस खत्म हो गया था जब वो अरविंद केजरीवाल के फोन से बात कर रहे थे, और अरविंद केजरीवाल का फोन का बैलेंस खत्म हो गया था जब वो भगवंत मान से बात कर रहे थे। वो बाइट मुझे मिलेगी तो मैं ढूंढ के ट्वीट भी करवा दूंगा। देखिए अमीश भाई जी, मैं बताऊं एक बात, ऐसा है अच्छा वैसे अमीश भाई एक बात बता दो, इनकमिंग फ्री होती है, इनकमिंग में बैलेंस कभी खत्म नहीं होता है, पता है, लेकिन देखिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने में क्या जाता है। सुनिए, मतलब गजब की कहानी सुनाते हैं, मतलब सुनिए ना, देखते हैं भाई, सुनिए ना सर जी। अरे सुधांशु भाई सुनिए ना, ऐसा है कि मोबाइल का बैलेंस खत्म हो जाना ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, किसी का भी खत्म हो सकता है, वो मुख्यमंत्री का भी खत्म हो सकता है, एक आम आदमी का भी खत्म हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो बीजेपी कहीं ना कहीं हर मुद्दे को मुद्दा बनाती है, हर मसले को एक मुद्दा बनाती है, सवाल इस बात का है कि देखिए वो मुद्दे से हर शख्स को भटकाना चाहती है, असली मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती। आज जब देश सवाल कर रहा है, 10 साल का हिसाब मांग रहा है, तो वो इधर उधर की बातें कर रही है, तमाम तरीके की बातें कर रही है। अभी आपने कहा कि साहब कैसे बदला जाएगा, संविधान बदला कैसे बदला जाएगा, माननीय मोदी जी ने कहा है कि साहब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या बातें कही है। मोदी जी तो 10 साल से क्या क्या कह रहे हैं कि साहब मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, तमाम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हकीकत यह है कि वो काम कर रहे हैं कि जिससे उनको वोटों का फायदा हो, जिससे कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो, और इसी रास्ते पे चलते हुए आज जब उन्होंने ये देखा कि अब हमने सारी पार्टियों को हमें खत्म करना है, सारी पार्टियों को बैठा देना है, क्योंकि लोकतंत्र, ये मैं नहीं कह रहा हूं, 5 जजों की एक टीम बैठती है, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि लोकतंत्र खतरे में है। साहब जज कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जज कह रहे हैं, क्या कहने की बात है? अब इस पे क्या सवाल खड़ा किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के जज क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलेगी? किस सर्वोच्च न्यायालय के जज ने ये बात बोली? अरे सुनिए ना सर, नहीं किस सर्वोच्च न्यायालय के? आपने सुप्रीम कोर्ट को कोट किया है, तो प्लीज गिव द रेफरेंस, प्लीज गिव द रेफरेंस। किस जज ने ये बात बोली है, किस न्यायाधीश ने बात बोली? सुनिए ना सर, अरे सर बोलने नहीं देंगे अमीश जी, मैंने कहा 5 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। कब करी थी? एक सेकंड लोकतंत्र कब करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? लोकतंत्र कब करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? संविधान से आता है। नहीं कब करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? अरे सर एक मिनट, अरे भाई अब ये बात ही नहीं करने देंगे, बात नहीं करने देंगे। आपको पता है कि कब की थी? सारी पूरा देश देखा, पूरी देश ने देखा। कब करी थी? 2019 से पहले? नहीं, मैं आपको कोई जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं दे रहा, लेकिन देखिए मैं ये कहता हूं कि कहानी वो सुनाइए। देखिए हियर मी आउट, मेरे को 10 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। कहानी वो सुनाइए जिस पर जनता बिलीव करे। आप बोल रहे हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे, बिल्कुल आए थे वो, लेकिन कब आए थे? 2019 से पहले। उसके बाद तो रंजन गोगोई चीफ जस्टिस भी बन गए, उसके बाद तो एक और चीफ जस्टिस बन गए, उसके बाद चंद्रचूड़ साहब आ गए। कहानी बहुत आगे निकल गई है। 2019 का लोकसभा चुनाव हो गया, 2022 का यूपी का चुनाव हो गया। आपने तब भी दुहाई दी कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल जाएगा, बीजेपी आएगी तो चुनाव नहीं होगा, लेकिन चुनाव भी हो रहा है, संविधान भी वहीं का वहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि आपका जो हिसाब किताब था, यानी पॉलिटिकल गेम जो आपका था, वो नहीं चल पा रहा है। मुख्तार अंसारी का नहीं रहा अब मुझे पूरे गेम के अंदर। मुझे मौका देंगे। अब्बास अंसारी जेल में चला गया। देंगे अब सर, मुझे मौका देंगे। आजम खान जेल में चला गया। अगर आजम खान के जेल में जाना संविधान खत्म होना है तो फिर बोलिए, मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होना, चुनी हुई सरकारों को आप जेल में भेज रहे हैं। सर सुनिए मेरी बात, कौन सी चुनी हुई सरकार को हटाया गया? किस चुनी हुई सरकार को हटाया गया और कौन सी चुनी हुई सरकार हटी और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई? नहीं देंगे, जवाब दीजिए सर। अरे सर बोलने तो दें। चुनी हुई सरकारों को टारगेट किया जा रहा है, मुख्यमंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह जेल में भेजा जा रहा है, किस तरह इंस्टीट्यूशंस जो है वो उनको कब्जे में कर लिया गया है। साहब क्या बचा? लोकतंत्र है ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र से खिलवाड़ है। और ये सच है कि अगर आने वाले वक्त में बीजेपी आ रही है तो लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बिल्कुल बदला जाएगा। लोकतंत्र तो खतरे में आ ही गया।
इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हालात चल रहे हैं, लोकतंत्र खतरे की बात बिल्कुल आ गया है। आज जो हालात पैदा हो गए हैं, तानाशाही की सरकार हो गई है। सरकार पूरी तरह से निरंकुश है, तानाशाही हो रही है। आज विपक्ष का सम्मान नहीं हो रहा है, विपक्ष से राय नहीं लिया जा रहा है। तमाम बड़े बड़े बिल बनाए गए, क्या विपक्ष से राय लिया गया? किसान बिल बनाया गया, उसमें विपक्ष से राय लिया गया? नहीं राय लिया गया। 370 पे आपकी राय क्या थी? अहमियत नहीं है। और क्या आपने राय संसद में रखी 370 पे? जहां विपक्ष ओके सुधांशु त्रिवेदी, ना मेरी बात, विपक्ष से राय समाप्त हो जाता है, वहां तानाशाही आ जाती है। ओके, तानाशाही, देखिए बहुत बड़े शब्द हैं ये, हो जाता विपक्ष बहुत को बड़े जाती है, बहुत बड़े तानाशाही आ जाती है, बहुत बड़े शब्द है। इस देश में एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने तो बाबर तक को सेकुलर कह दिया था और किताब तक लिख दी थी। शब्दों की तो अब आप बात ना करिए। ओके डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मैं अजीज खान साहब किसी बात को जस्टिफाई करने में कहां तक चले जाते हैं। आपने कहा कि वहां से बात शुरू करता हूं, क्रमवार उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा किसी भी व्यक्ति का प्रीपेड खत्म हो सकता है, सीएम का भी और आम आदमी का भी। जनाब, सारे दर्शकों को पता है चीफ मिनिस्टर्स के जो फोन होते हैं वो उनकी लिमिटलेस होते हैं। वो सरकार की एजेंसी बीएसएनएल और एमटीएनएल के होते हैं, उनकी कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। तो बता के जाइएगा वो कौन सा पर्सनल फोन था जिसमें प्रीपेड रख के बात कर रहे थे। यही तो शक पैदा करता है। आपने अपनी बात को साबित कर दिया। अब दूसरी बात, संविधान खत्म करने की बात। तो अमीश जी, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, अजीज खान साहब की पार्टी वो पार्टी है जिसके जमाने में पहली बार धनीराम वर्मा जी विधानसभा अध्यक्ष थे। दिसंबर 1993 खून खराबा हुआ, खींच के मारा गया। इस समय राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्रा जी, वो स्टेचर आए थे, केसरीनाथ त्रिपाठी जी स्टेचर पे आए थे। ये इन्होंने संविधान की रक्षा की थी। 1994 में मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे। उस समय 2 बड़े अखबारों पे हमला हुआ क्योंकि सरकार के खिलाफ रिपोर्ट छप गई थी। और मैं याद दिलाना चाहता हूं अजीज खान साहब, 13 सितंबर 1994 इलाहाबाद हाई कोर्ट में दंगाई घुस गए और पुलिस ने कुछ नहीं किया। आखिर में उनको सेना बुलानी पड़ी, ये आके संविधान की रक्षा करेंगे। 4 जून 1995 को आपकी सहयोगी पार्टी बसपा में वहां के विधायकों को, दलित विधायकों को जातिवाचक शब्दों के साथ पकड़ के अगवा करके ले जाया गया। और मायावती जी का खुद का बयान है कि मुलायम सिंह यादव के गुंडे मेरी जान ले लेते। सर, ये कोर्ट में दिया गया बयान है, आप आके रक्षा करेंगे। 1997 में आपने ध्वनि मत से कल्याण सिंह जी की सरकार गिरा दी जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया। आप संविधान की रक्षा करेंगे। मुजफ्फरनगर के दंगों के समय आपने कहा एक ही समुदाय। देखिए अमीश भाई, चलिए अच्छा, बहुत सारी चीजें, वो आपका टाइम कम पड़ जाएगा, इतने का जवाब दे दीजिए। अमीश भाई, अजीज खान 40 सेकंड्स। अमीश भाई जी, अमीश भाई, ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये इधर उधर की बात कर रहे हैं कि साहब आपने ये क्या, आपने ये क्या, आप क्या करने जा रहे हैं। आपसे जब लोग सवाल करते हैं तो आप 2047 की बात करते हैं, आप 2047 की बात कर रहे हैं। 10 साल का हिसाब आप क्यों नहीं दे रहे? 10 साल का हिसाब क्यों नहीं दे रहे? आपको 10 साल का हिसाब देना चाहिए। संविधान हिसाब देने के बजाय आप चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। देखिए, सच्चाई यह है कि हिसाब देने के बजाय आप टारगेट कर रहे हैं। आपको अपनी उपलब्धियों पे बात करनी चाहिए। 10 साल की क्या उपलब्धि है उस पर क्यों बात नहीं करते? माननीय मोदी जी आज अपनी उपलब्धियों पर बात क्यों नहीं कर रहे? सच्चाई यह है कि वो नहीं चाहते आने वाले वक्त में चुनाव, वो नहीं चाहते आने वाले वक्त में संविधान बदले। ऑडियो डाउन 20 सेकंड्स, देन कंचना यादव 20 सेकंड ज्यादा नहीं लूंगा। हम लोगों ने 10 साल में एक बार भी धारा 356 का उपयोग नहीं किया। यह हमारी संविधान में आस्था। और 10 साल में क्या किया तो मैं बताना चाहता हूं। 25 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिया है, 16 करोड़ घरों में नल से जल दिया है, 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास दिया है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर। और सुनिए, चिनाब में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कश्मीर में बनाया है, सबसे लंबा पुल केबल का जो पुल है गुजरात में बना है, सबसे ऊंचा लंबा समुद्र पे पुल अटल सेतु महाराष्ट्र में बना है, और नदी के नीचे से मेट्रो हम लोगों ने निकाली है कोलकाता में, और विमान वाहक युद्धपोत बनाया है, चांद की ऊंचाई पे अनछूने कोई को चुना है। साहब क्या क्या बात करते हैं, ये प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। इतने काम किए हैं गिनाने के लिए, और एमएसपी 2.25 गुनी की है। कोई जाके चेक कर ले। यादव, क्या आपको लगता नहीं है ये घिसी पिटी हुई स्क्रिप्ट है? ये एक सेकंड, कंचना यादव, ये घिसी पिटी हुई स्क्रिप्ट है जिसमें संविधान की दुहाई, चुनाव की दुहाई, ये घिसी पिटी हुई स्क्रिप्ट है। पब्लिक इसे कैसे पसंद करेगी? देश का युवा भी सब पढ़ता है, जानता है, देखता है। पता नहीं सुधांशु जी, सुन लीजिए, सुधांशु जी पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, इनको मालूम नहीं है। इनको बता देते हैं, इन्हीं की मोदी की गारंटी में एक ही गारंटी है, क्या संविधान खत्म करने की गारंटी, और इनके जो एनडीए के घटक दल है उनको भी खत्म करने की गारंटी। बिहार में गए हुए थे, आज गया और पूर्णिया में
नीतीश जी आए ही नहीं, कहाँ गए नीतीश जी? और व्यूअर्स, इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़ रही हैं शिवसेना की डिप्टी लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा की प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक साक्षात्कार दिया और आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली भी करी और उस रैली में भारत के संविधान को लेकर बात कही कि विपक्ष जो है वो गलतफहमी फैला रहा है, नरेंद्र मोदी का शासन जब तीसरी बार आएगा तो कोई संविधान नहीं बदल सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां तक कहा कि अगर खुद बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाए तो वो अब संविधान को नहीं बदल सकते। संविधान की बात हम नहीं कर रहे हैं, संविधान की बात खुद उनके जो एमपी नॉमिनेशंस जिनको मिले हैं वो हर रैली में अपनी यही बोल रहे हैं कि हमें 400 से ज्यादा सीट तो, क्योंकि संविधान बदलने की जरूरत है, लोकसभा में इतनी मेजोरिटी होगी तभी ही हम संविधान को बदल सकते हैं। दूसरी चीज आपको कहती हूँ, संविधान को बदले बगैर ही इन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र में शेड्यूल 10 का उल्लंघन कर इन लोगों ने साम दाम दंड भेद का पॉलिसी अपनाकर उन्होंने सरकार गिराई। वो स्पष्ट है कि ये लोग संविधान का पालन करने वाले लोग नहीं हैं, ये संविधान को दरकिनार करने वाले लोग हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाता है। 2019 में प्रोपेगेंडा फैलाया कि 2019 के बाद चुनाव नहीं होंगे, अब 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे, ये भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। नहीं, मैं आपको बस ये कह रही हूँ, रशिया में भी चुनाव होते हैं, शायद आपको पता हो या नहीं पता हो। 75% ज्यादा से ज्यादा वोट्स लेकर, सो कॉल्ड वोट्स लेकर पुतिन गए हैं। ऐसे ही चुनाव का मॉडल शायद इंडिया में बन जाएगा कि अगर आप वोटिंग बैलेट करने जाते हैं, नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी, नंबर 2 पे नरेंद्र मोदी जी, नंबर 3 पे नरेंद्र जी मोदी जी और नंबर 4 पे श्री नरेंद्र मोदी, आपके पास ऑप्शंस हैं, वोट करने आप जा रहे हैं। डेमोक्रेसी को खत्म करना यानी प्रजातंत्र इलेक्शन को प्रोसेस को खत्म करना, ट्रू एंड फेयर इलेक्शंस खत्म करने की बात होती है। आपको क्यों लगता है कि चुनाव इसके बाद नहीं होंगे? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि संविधान तो इस देश के अंदर एक ही बार कुचला गया था जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उसके बाद तो ऐसा कभी नहीं हुआ। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, वो भी एक संविधान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, तभी भी संविधान को कुचला नहीं गया था। संवैधानिक एक कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल था जिसको हटाने का भी काम इंदिरा गांधी जी ने किया जब वो वापस चुनकर आई थी। अब मैं बताती हूँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्यों नहीं है। आप ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें सिर्फ 37% मिला है। अब ये देखिए, आप आंकड़ा देख रहे हैं, 11,450 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं, जिसमें से आप बीजेपी का हिस्सा देख सकते हैं। इसलिए मैं ग्राफ लेकर आई सो दैट आप समझ सकें। 6,566 करोड़ का किसको मिलता है? भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। बाकी अन्य दलों को आप देख सकते हैं कितने भी साइजेस में मिला हो, पर लायंस शेयर जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर रामनवमी के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई दंगा होता है तो इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा। क्या आपको लगता नहीं है ये संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने देता है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले ममता जी का ये बयान आया है। शिवसेना के लिए भगवान श्री राम हमारे आस्था का विषय है, हमारे काम का विषय है, हमारे धर्म का विषय है, हमारे कर्म का विषय है। भगवान श्री राम के जो प्रिंसिपल्स हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, उसको लेकर हम काम करते हैं। पर जो अपने वचनों को 2014 में जो वचन दिए थे वो आज तक जनता के बीच में नहीं निभा पाए हो भारतीय जनता पार्टी, तो वो अगर प्राण जाए वचन न जाए उसके बारे में बात करें तो मैं उस पर बातें नहीं करना चाहूंगी। रही बात इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन में जो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दिया था महाराष्ट्र में पार्टी नाम और सिंबल शिवसेना का देना उन लोगों को जिन्होंने गद्दारी की, यानी कि आपके घर में कोई आकर डाका डाल दे, अमीश जी आप आप जाकर पुलिस स्टेशन जाओ, थाना जाओ, वो चोरों को पकड़ तो लें, पर जो भी आपके घर से चोरी किया गया है वो कहते हैं वो चोरों का है क्योंकि चोर उसको उठाकर ले गए। उन्होंने ऑडेसिटी तो दिखाई चोरी करने की, क्योंकि आपके पास 1/4 रह गया, 3/4 वो चोरी कर ले गया, तो 3/4 सामान उस चोर का है। इस तरीके का निर्णय लिया गया इलेक्शन कमीशन का। क्योंकि कोर्ट में केस जारी है, सुप्रीम कोर्ट में, मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा इलेक्शन कमीशन से कहा है जो 2/3 का रूल है और जिस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए था, इनको सस्पेंड होना चाहिए था, इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था, रीइलेक्ट होकर आना चाहिए था, तो मान्यता मिलती है। पर आपने पहली बार हुआ होगा देश के इतिहास में, क्या दुनिया के इतिहास में, जो फाउंडर मेंबर है एनसीपी के, उनसे चुनाव चिन्ह लेकर दूसरे, तो इलेक्शन कमीशन पे क्यों नहीं सवाल उठाने चाहिए? इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चुनाव का पूरा इलेक्शन बताते हैं कि क्या 7 फेजेस होंगे, उसमें आकर एक स्पीच देते हैं, एक पोएम बोलते हैं कि मैंने रातों रात ये पोएम बनाई थी, जिसमें ही साउंड्स मोर लाइक अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन, लेस लाइक एन इलेक्शन कमिश्नर, देन आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क।
ये क्या इंडिपेंडेंट एजेंसीज पे सवाल नहीं पूछ सकते? ये क्या हमने नया वो बनाया हुआ है? हम हर इंडिपेंडेंट एजेंसी पे सवाल होंगे बनाएंगे जिन्होंने इंडिपेंडेंट एजेंसीज को डिपेंडेंट कर दिया हो भारतीय जनता पार्टी पे। लेकिन इस देश के अंदर इलेक्शन कमिश्नर को सरकारों में मंत्री भी बनाया गया। एमएस गिल एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, कांग्रेस ने करा था ये। रहे हो एमएस गिल हो या फॉर्मर चीफ जस्टिस अगर किसी ने आए हो, फॉर्मर जजेस आए हो, पर ये कहीं भी नहीं होता है कि आर्मी जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाकर रेजिग्नेशन दे दे और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बन जाए और फिर जाकर इलेक्शन लड़े। कहीं भी दुनिया में नहीं होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यसभा के एमपी बन जाए। तो आप मुझे आकर नई नई बातें ना बताएं। जो गलतियां कांग्रेस ने की उसका खामियाजा भुगता है। आप एक नया इतिहास रचने आए थे, अगर आप वही रिपीट करके व्हाट अबाउट एक सवाल मेरा सवाल पूछूंगी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को कई नेता छोड़ के गए हैं, गौरव वल्लभ ने छोड़ा है, एक रोहन गुप्ता है उन्होंने छोड़ा है, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी को निकाला है कांग्रेस पार्टी ने, संजय निरुपम को भी निकाला है कांग्रेस पार्टी ने, और कई लोगों ने सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया है। आप खुद कांग्रेस में रही हैं, आप कैसे देखती हैं इसको? कि मेरे कार्यकाल में कोई भी ऐसा सनातन विरोधी काम नहीं हुआ होगा या सनातन विरोधी सोच नहीं देखी होगी। अब ये लोग जो आरोप लगा गया होगा कि यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, कि हो सकता है उनके आरोप को कहीं ना कहीं हो, कुछ उनको फीलिंग हो, सेंटिमेंट हो, जिस वजह से उन्होंने कारण चुने हैं और लोग निकले हैं। पर यह कहना कि वो कि इस वजह से ही वो निकले हैं, मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें गलत है। और जो कमियां हैं, आप कमियां रहकर पार्टी में बताइए, जरूर बताइए, करिए, जैसे ठीक लगे करें। सब ठीक है। शिवसेना के कैंडिडेट को संजय निरुपम ने खिचड़ी चोर कहा है, जो खुद मुंबई नॉर्थ में जब खड़े हुए थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी का लूजिंग मार्जिन बढ़ाया हो। शिवसेना में 2 बार राज्यसभा बने, फिर शिवसेना के बारे में उन्होंने अनर्गल बयानबाजी की है। तो वो आदमी जो किसी का सगा नहीं हो सकता, वो अपनी जनता का क्या सगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ आपको जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए, धन्यवाद। तो ये थी प्रियंका चतुर्वेदी जो कि खास तौर पर हमसे बात कर रही थी।